नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी शेखावत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग और धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर युवा छात्र और कर्मचारी शामिल है। जांच में सामने आया है कि ये इमारत अवैध निर्माण थी। साल 2016 में इसे गिराने का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दोबारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, धुआं बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं थी और छत का दरवाजा भी बंद था। ऐसे में आग लगने के बाद लोग अंदर ही फंस गए और कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के वक्त दूसरे फ्लोर पर लाइब्रेरी और कोचिंग जैसी गतिविधियां चल रही थी, जबकि एक 3D एनिमेशन कंपनी का ऑफिस भी संचालित हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑफिस का मुख्य गेट थंब इंप्रेशन सिस्टम से खुलता था। आग लगने के बाद लॉक खुलने में देरी हुई, जिससे कई कर्मचारी बाहर निकल नहीं सके। जान बचाने के लिए कुछ छात्र बाथरूम में छिप गए, जबकि 5 लोगों ने तारों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। कई लोग इमारत से कूदे, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 19 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई जगह दीवारें तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया और शवों को बरामद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब सवाल ये है कि जब इमारत को अवैध घोषित किया जा चुका था, तो वर्षों तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? अगली खबर कानपुर से है। लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद यूपी में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हादसे में कई छात्रों की मौत के बाद अब प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कानपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के कोचिंग हब काकादेव में बड़ा अभियान चलाते हुए 16 अवैध कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए ने काकादेव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 16 अवैध कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया। सुबह से शुरू हुए अभियान में केडीए की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और चिन्हित भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि जिन भवनों को सील किया गया, उनमें कई संस्थान बिना आवश्यक स्वीकृतियां और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे थे। जांच के दौरान अग्निशमन सुरक्षा, भवन मानकों और नक्शा स्वीकृति से जुड़ी गंभीर खामियां सामने आई। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों में कानपुर के 2 छात्र भी शामिल थे। इसी के बाद प्रशासन ने जिले के कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों की व्यापक जांच शुरू की। निरीक्षण के दौरान कई भवनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, अवैध निर्माण और आपातकालीन व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। इसके बाद संबंधित भवनों को तत्काल प्रभाव से सील करने का फैसला लिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई भविष्य में किसी भी बड़े हादसे को रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काकादेव में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं जहां प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही रास्ता है। अधिकांश इमारतों में आपातकालीन निकास की सुविधा नहीं है। ऐसे में आग जैसी आपदा की स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो सकता है। लोगों ने पूरे क्षेत्र का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग उठाई है। खबर प्रयागराज से है। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रयागराज में भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण शुरू हो गया है। शुरुआती जांच में
कई गंभीर खामियां सामने आई है। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की। आदेश के बाद प्रयागराज में अग्निशमन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर रही है। जांच के दौरान भवनों की संरचना, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में कोचिंग संस्थानों की 9 प्रमुख बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इनमें फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास भवन की क्षमता, आग लगने की स्थिति में बचाव व्यवस्था और प्रवेश निकास मार्गों की उपलब्धता शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि जिन कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में कई संस्थानों में गंभीर कमियां सामने आई है, जिसके बाद संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रयागराज में कुल 226 कोचिंग संस्थान पंजीकृत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल 40 संस्थानों के पास ही वैधानिक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी मौजूद है। अग्निशमन विभाग का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी संस्थान को नियमों की अनदेखी कर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा तथा सभी कोचिंग संस्थानों की जांच पूरी की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। यूपी के मेरठ में शनिवार को सड़क किनारे खड़े 7 पुलिसकर्मियों को रौंदने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस इनोवा कार से पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी गई थी, वो ऑटो पार्ट्स कारोबारी का बेटा चला रहा था। सोमवार को घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रात के समय गश्त पर निकले पुलिसकर्मी रोड किनारे पुलिस जीप के पास खड़े थे। तभी तेज रफ्तार इनोवा कार पुलिसकर्मियों को रौंदते हुए जीप से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को हिलने तक का समय नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार 100 से ज्यादा थी। टक्कर के बाद कांस्टेबल 5 फीट तक उछलकर दूर गिरे। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि कारोबारी रमन जोली के 2 बेटे नमन जोली और अमन जोली शनिवार देर रात दिल्ली हाईवे पर अपनी इनोवा और थार गाड़ी से रेस लगा रहे थे। दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करने की होड़ में थे। इसी दौरान इनोवा चला रहे बड़े भाई नमन जोली की कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों की कारें जब्त कर ली गई है। दिनांक 21 जून 2026 को रात्रि लगभग 2:30 बजे थाना ब्रह्मपुरी के माथापुरम क्षेत्र में सेकंड मोबाइल, फैंटम तथा पीआरवी गश्त मिलान कर रहे थे। गश्त मिलान के दौरान एक इनोवा गाड़ी यूपी 15 EK 3061 तेजी से आकर इन्हें टक्कर मार दी, जिसमें 7 कर्मचारी घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई तथा 2 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके से ड्राइवर तथा गाड़ी पुलिस के कब्जे में है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजीपुर से है। यूपी की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी के ऐलान के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर में उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी का सभी सीटों पर तैयारी करना स्वाभाविक है और जरूरत पड़ने पर चुनाव बाद भी गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। गाजीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर तैयारी करना सामान्य है और स्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में हर दल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी करता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि कांग्रेस यदि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर संगठन मजबूत करने और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अधिकार है। गठबंधन के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है।
यदि परिस्थितियां और राजनीतिक जरूरतें बनती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकता है। उन्होंने किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया। अफजाल अंसारी ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप लोग किसके पेट में क्या है यह भी जान सकते हैं। अगर कांग्रेस के कुछ उत्साही नेता 403 सीट पे तैयारी करने की बात कह रहे हैं जैसा आपने बताया, तो इसमें चकित होने की कौन सी बात है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्वरूप है उसका। तो अगर उनके उत्साही कार्यकर्ता नेता, उनका संगठन 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहा, तो हमारे जैसे व्यक्ति को तो बड़ी प्रसन्नता है। अब सवाल आप उल्टा करेंगे कि तो फिर आप लोगों का गठबंधन क्या होगा। तो क्या आपको मालूम नहीं है कि गठबंधन दो प्रकार का होता है। प्री पोल गठबंधन होता है, पोस्ट पोल गठबंधन होता है। अगर कांग्रेस के लोग 403 सीट पे तैयारी कर लिए तो जाहिर सी बात है वो अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर करेंगे। हम भी अपने 403 सीटों पे लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर है। चुनाव होगा, चुनाव में अगर उनके लोग बड़ी संख्या में, मान लिए 150 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी आ गई, तब भी तो 25-50 कम पड़ा। समाजवादी पार्टी पोस्ट पोल अलायंस के माध्यम से उनको सहयोग दे देगी, उनकी सरकार बना देगी, उनका मुख्यमंत्री बना देगी और सहयोगी की भूमिका में सरकार के में साथ रहेगी। और अगर इसके विपरीत समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें जीत के आ जाती है और कुछ कमी रह जाती है, तो कांग्रेस पार्टी अपने लोगों में से हमको दे देगी, तो हमारे अलायंस तो रहेंगे। प्री पोल अलायंस नहीं होगा जैसा कि पार्लियामेंट में हुआ। तो अगर कांग्रेस प्रयोग करना चाहती है तो पोस्ट पोल अलायंस के लिए भी हम तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। पूरी अपने संगठन की ताकत से वो तैयारी करें 403 सीटों पे लड़ने के लिए। अलग लड़ेंगे तो और ज्यादा सफलता की उम्मीद रहेगी उनको। और समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सिद्धांतों को लेकर, लेकिन हम दोनों के बीच की दोस्ती बरकरार रहेगी। ये चुनाव प्री पोल ना होकर पोस्ट पोल होगा। अगर आपकी बात सही है तो, अगर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि हम 403 पे लड़ेंगे तो बस इतनी सी बात है। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि सीटों का कोई झंझट नहीं है। आप कोई भी सीट बता दो, ये सीट हमें चाहिए, उसका निष्पक्ष सर्वे करा लिया जाए। सीट जीतना चाहिए भी कि सीट चाहिए, सीट जीतने वाली आप बता दो, जितनी सीट बता दो ले लो। और अगर वाकई कि नहीं हम 403 तो 403 लड़ो, हम मना नहीं करेंगे। हाँ, भारत तिवारी एनकाउंटर का मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में है। उस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं कि मामला अब हम लोगों के डंडवे पे है, बगलिए में। कितनी दूर है बक्सर। अब वहां जो कुछ हुआ है सब कुछ आप देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से। इनकाउंटर के पहले क्या क्या हुआ, कैसे घटना घटित हुई। वो भरत मिश्रा ही ना है कि तिवारी, भरत तिवारी जी अपने घर पे एकदम अकेले वीर तबटले भाई में कोनो दूर है नहीं है। लेकिन जब मारा गया है तब तो संविधान कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि उसने चाहे जो भी बकबक किया हो, भौकाल जितना भी बनाया हो, अंतोगत्वा उसने अपनी शर्तें भी रखी और अपना हथियार भी दे दिया। हथियार देने के बाद की कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको फिर मारा जाए और ये भी कहा जाए कि पागल था। तो छोड़िए, उस पर क्या करना है, कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने मारा, कल तक तो वो सोच रहे थे कि बहुत बड़ा इनाम और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन बड़ा जोखिम होता है भैया इस सब काम में। पलटी पलट गई और वही सरकार जो कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर का ऐलान था कि मैंने पुलिस को पूरी छूट दे दिया, वही सरकार के लोग उसको निलंबित कर दिए और लंबी टीम निलंबित होगी, जेल भी जाएंगे सब और गवाही होगी, सजा भी हो जाएगी।
तो तेजी खत्म हो गई। हम तो चाहेंगे कि इस बिहार की इस घटना से सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में भी लोगों को, नौकरी करने वाले लोगों को। हमारे देश में, हमारे समाज में तमाम तरह के धार्मिक ग्रंथ भी हैं। गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहब है। इन सबकी मान्यता अपने आप में आस्था से जुड़ी हुई है और बहुत पवित्र है। उसके प्रति बहुत सम्मान है इन ग्रंथों का। लेकिन अंतोगत्वा हमारे इस भारत में, आजाद भारत में, एक ऐसी भी पुस्तक है जिसे संविधान के नाम से भारत का हर नागरिक स्वीकार किया और जो भारत के हर नस्ल, रंग, भेद, बोली, भाषा, जाति और धर्म, समाज, ऊपर नीचे बटे हुए सारे लोगों ने उस संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को स्वीकार किया। वो सर्वमान्य है और उस संविधान में और संविधान के अनुसार बनाए गए कानून में कहीं यह अधिकार किसी को नहीं। अगली खबर हाथरस से है। यूपी के हाथरस में एक 5 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते कूलर की चपेट में आ गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला हाथरस गेट क्षेत्र के नगला जोगिया गांव का है, जहां 5 वर्षीय मासूम सार्थक अपने घर में खेल रहा था। इस दौरान वह कूलर की चपेट में आ गया। बच्चे की चीख पुकार सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बिजली बंद कर उसे कूलर से अलग किया। घटना के बाद परिजन आनन फानन में सार्थक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सार्थक को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में कूलर, पंखे और अन्य बिजली उपकरणों की समय समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है। जरा सी लापरवाही कभी कभी ऐसे दर्दनाक हादसों का कारण बन जाती है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को निर्धारित अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री को हाथरस में 548 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था, लेकिन हादसे के बाद उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री सीधे लखनऊ पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना 23 जून का हाथरस दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री को मंगलवार को हाथरस में करीब 548 करोड़ रुपए की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। जिस समय लखनऊ के अलीगढ़ क्षेत्र में अग्निकांड हुआ, उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपना आगे का कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और सीधे लखनऊ रवाना हो गए। लखनऊ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केजीएमयू पहुंचकर हादसे में घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की तथा बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय था कि वह सुबह 10:35 पर अलीगढ़ से हाथरस पहुंचेंगे, लेकिन अग्निकांड के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया। वहीं दौरे की तैयारियों में कई दिनों से जुटे प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अंतिम समय में कार्यक्रम निरस्त होने की सूचना मिली। यूपी के फतेहपुर जिले की जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। लंबे समय से जिस पुल की मांग की जा रही थी, अब वह सपना साकार होने जा रहा है। गांव कृपालपुर बिंधा में रिंद नदी पर 27 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का सोमवार को भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। इस दौरान विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने क्षेत्र के विकास के साथ साथ बिजली, पानी और खाद की समस्याओं पर भी अपनी बात रखी। करीब 27 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल से क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए आवागमन आसान होगा। बरसात के दिनों में रिंद नदी के कारण होने वाली परेशानियों से भी लोगों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने लोगों को
संबोधित करते हुए बिजली, पानी और खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। साथ ही बिजली आपूर्ति के सवाल पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय के अनुसार बिजली दी जा रही है, जबकि शहरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योजना है, लंबे समय से लटकी पटकी की मांग चली आ रही थी, तो हमारी सरकार, प्रदेश सरकार, इस परियोजना को स्वीकृति दे करके इसका भूमि पूजन किया गया और उसके साथ साथ जैसे निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, इससे आवागमन की सुविधा होगी, विकास होगा और उनको रोजगार मिलेगा। सड़क हो, खेत हो, कोई भी अगर विकास कराया जाता है उससे विकास होता है। तो हमारा जो सरकार की योजना है, विकास और विरासत, हम दोनों को लेके चलते हैं। विरासत में मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा, विकास में इस तरह के खेत, लघु से दीर्घ से पहाड़ नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत सारे हाईवे भी बनाए गए हैं। रेलवे का भी देखिए कि कायाकल्प हुआ है, स्टेशनों का, मालगाड़ी का अलग व्यवस्था की गई आने जाने और पैसेंजर की अलग है। हर क्षेत्र में आपको विकास मिल रहा है, चाहे बिजली का विकास हो, विद्युत का सप्लाई हो, या शिक्षा क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, बेरोजगारों को रोजगार देना हो, नौकरियाँ, समूह की दीदियों को भी समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम हो रहा है। हर स्तर से सरकार की प्रगति, ये उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल बेमिसाल, केंद्र की 12 साल बेमिसाल, दोनों डबल इंजन की सरकारें हैं और डबल फायदे किसान को मिल रहा है, देश को मिल रहा है, प्रदेश को मिल रहा है। देश सशक्त भारत है, विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी का सपना है जो साकार हो रहा है। निश्चित है आने वाले समय में 2047 से पहले विकसित भारत में दुनिया के देशों में भारत का भी नाम श्रेणियों में आ जाए, पहचान। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल गांव पंचायत तिरगावा में एक पोल्ट्री फार्म संचालक पर बेता नाला के ऊपर निजी मिनी पुल बनाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के कई दिन बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत तिरगावा में बेता नाला पर कथित रूप से बनाए गए एक निजी मिनी पुल को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक पोल्ट्री फार्म संचालक ने अपने निजी उपयोग के लिए नाले पर पुल का निर्माण कराया है, जिससे क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली गंदगी और दुर्गंध के कारण पहले से ही आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब नाले पर बनाए गए इस निजी पुल को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा तहसील मलिहाबाद में दर्ज कराई गई थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के 4 दिन बाद भी कोई अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। अधिकारियों की कथित उदासीनता से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच नहीं करता और आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। खबर चंदौली से है। चंदौली में समाजवादी पार्टी नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा नेताओं ने पुलिस पर मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर सपा अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सपा अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार से स्थिति तनावपूर्ण हुई। उनका कहना है कि सीओ सदर की कथित बदतमीजी के बाद माहौल बिगड़ा, जिसके चलते झड़प की स्थिति बनी। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि 19 जून को स्मार्ट मीटर, बढ़ती महंगाई और अन्य जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था।
प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद और झड़प के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सपा नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता के मुद्दों को उठाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हर अपडेट के लिए बने रहिए केवीपी टाइम्स के साथ।